जय हिंद दोस्तों हम आज आपको सैर कराते हैं भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बाघों का स्वर्ग। इसके बारे में एक नज़र हम तथ्यों पर पहले डालेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्तप्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला यह पहला उद्यान था। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग मील है। तो आप अभी देख रहे हैं कि यह है बुकिंग ऑफिस। इसमें यह फॉर्म भरना पड़ता है। आप एज ए दर्शक जाएंगे, यह उसका मैप है। इस तरह इस एरिया में फैला हुआ है यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यह इसके बुकिंग ऑफिस या कार्यालय है, जहां पर आपको जाने से पहले फॉर्म भर के पास बनाना पड़ेगा। ये रामनगर के बाज़ार के बीचों बीच कार्यालय है। इसके अंदर एक गार्डन बनाया गया है। यह इनकी सूचनाएं हैं। तो अब जर्नी स्टार्ट होती है ऑफिस से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर, जो कि एक गांव के बीच से होकर सड़क गुजरती है और काफ़ी लंबा लेकिन बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम इसमें सफ़र करते हैं। घरों के बीच में से होते हुए एक सड़क जा रही है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको पहुंचाएगी। वहां जाने के लिए आपको जीप बुक की जाती है, जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। उसमें लगभग 6 लोगों को एक साथ बैठने की व्यवस्था होती है। और अधिक होने पर लोगों की संख्या अधिक होने पर ये देखिए, यह है उस जीप जोंगा की वीडियो, जिसमें आपको एक जीप के ड्राइवर और आप और आपके साथी और एक आपको साथ में गाइड भी उपलब्ध कराया जाता है। इनके अलग अलग चार्जेस हैं, बुकिंग फ़ीस है और इस व्हीकल सफारी गाड़ी का चार्ज है और आपके जो गाइड हैं उनका भी चार्ज है। तो इस प्रकार गांव के सुंदर दृश्य के बीच से होती हुई एक बढ़िया शानदार शांत ठंडी सड़क में से होते हुए आप जिम कॉर्बेट पार्क की ओर एक सफ़र करते हैं। यह सफ़र भी काफ़ी आनंददायक होता है। बढ़िया सुंदर पेड़, छोटे छोटे खेत और आपकी ज़रूरत की सामान के लिए दुकानें। इस प्रकार की यह सफ़र करते करते जब आप अब जिम कॉर्बेट के ये फॉरेस्ट में लगभग पहुंच गए हैं, जिम कॉर्बेट के फॉरेस्ट में। ये देखिए हमारी, जैसे बाहर प्राइवेट रिजॉर्ट में लोग नाइट स्टे करते हैं, वैसे ही ऑल 5 पार्ट में फॉरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस बने हुए हैं। मतलब वहाँ पर भी आप लोग नाइट स्टे कर सकते हैं। सभी का ऑनलाइन बुकिंग है। बाकी एनिमल स्पीसीज तो हमारे यहाँ पर मिलता है। 4 स्पीसीज ऑफ डियर है, स्पॉटेड, सांबर, बार्किंग एंड हॉग डियर। बट जो हमें सबसे ज़्यादा साइटिंग रहता है वो है स्पॉटेड डियर, चीतल बोलते हैं उसको। वैसे ही 4 स्पीसीज ऑफ कैट है, जिसमें 2 बिग कैट है, 2 स्मॉल कैट है। टाइगर एंड लेपर्ड बिग कैट है, जंगल कैट एंड लेपर्ड कैट स्मॉल कैट है। बट बहुत ही रेयर साइटिंग रहता है। बाकी अदर्स एनिमल्स में आपका बेयर, स्लब बेयर, एलिफेंट, वाइल्ड बोर, porcupine, रेड जंगल फॉल, पीकॉक, मॉनिटर लिजर्ड, ब्लू ईगल, जैकल, हेयर, मल्टीहेड मंगोस। और ये सब बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में है। हम किसी भी एनिमल्स को कोई भी फूड या फीडिंग प्रोवाइड नहीं करते। टाइगर क्या करेगा, तभी खाएगा, अदरवाइज वो करेगा। इसलिए जितना स्पीसीज हमने बताया, आपको श्योरिटी नहीं है कि सारे स्पीसीज हम लोग देख पाएंगे। हमारी गाड़ी के आगे से जो भी एनिमल क्रॉस करेगा तभी हम लोग देख पाएंगे, या जब तक हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। बस टाइगर देखने के लिए कोई साइन रहता है, जैसे आसपास में टाइगर का मार्केट होता है, जिसके आसपास जितना भी वाइल्ड लाइफ है, डियर, मंकी, इवन बर्ड्स, वो सब उसको देखने की स्ट्रेंथ नहीं निकालते हैं। उसको हम लोग अलार्म कॉल बोलते हैं। मतलब इवन बर्ड्स भी कोई साउंड करेगा तो हम लोग बता सकते हैं
इंस्ट्रक्शंस। पहला और सख्त इंस्ट्रक्शन क्या है कि गाड़ी से बिल्कुल नीचे नहीं उतरना है। फास्ट बोला। फास्ट अच्छा, अभी तुम्हारी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? तो मैं जो समझ में नहीं आया मुझे सब बता दो। इसकी जो बारिश होती है वह सालाना 1400 से 2800 mm तक इसमें बारिश होती है। तापमान सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस से गर्मियों में 42 डिग्री सेल्सियस तक इसमें जाता है। जलवायु पूरे वर्ष सम शीतोष्ण। सर्वश्रेष्ठ समय यहाँ का होता है घूमने के लिए 15 नवंबर से 15 जून, मतलब सर्दियों वाला पूरा पैटर्न। स्थापना के समय उद्यान का नाम हैले नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में इसका नाम महान संरक्षणवादी और प्राकृतिकवादी जिम कॉर्बेट के सम्मान में रखा गया। जिम कॉर्बेट ने 1907 से 1939 के बीच उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में आदमखोर बन चुके बाघों का शिकार किया था। जिम कॉर्बेट पारिस्थितिकी एवं वन्यजीवों खासकर बाघों के संरक्षण के पक्ष में थे। इसी वजह से भारत में बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ करने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट का मूल इरादा प्रकृति की पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखना और वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में की रक्षा करना था। परियोजना का उद्देश्य वन्यजीवों और राष्ट्रीय उद्यानों की वनस्पतियों के बीच और अभयारण्यों एवं आसपास रहने वाले मनुष्यों के जीवन के बीच प्राकृतिक लिंक की स्थापना करना था। साथ ही यह पर्यावरण को होने वाले नुकसान और संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहता था। यह देखिए, यह गेट एंट्री है। यहाँ से अब आपका कॉर्बेट पार्क का जो इलाका है, जंगली जानवरों का जो फेंस के अंदर का इलाका है, वह शुरू हो जाता है। नैनीताल और पौड़ी जिले में फैला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1288 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है। इसके आसपास सोना नदी वन्यजीव और संरक्षित वन है। यह करीब वृक्षों की 110 प्रजातियों, स्तनधारियों की 50 प्रजातियों, पक्षियों की 580 प्रजातियों और सरीसृपों की 25 प्रजातियों का निवास स्थान है। ये सभी उद्यान के निचले और ऊपरी दोनों ही इलाकों में पाए जाते हैं। कॉर्बेट में रहने वाले प्रमुख वन्यजीव हैं बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुए, जंगली सूअर, स्लोथ बियर, शियार, नेवला और मगरमच्छ। उद्यान की जलवायु जो है गर्मी में मार्च से लेकर सितंबर तक 19 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तथा सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी तक 2 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो नवंबर से लेके मार्च तक का यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। अच्छा मौसम होता है, उस दौरान आप सवारी का यहाँ पे या घूमने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे जल पक्षी हैं, शिकार किए जाने वाले पक्षी हैं, रात्रि पक्षी हैं, वुडलैंड पक्षी हैं, हवाई पक्षी हैं। स्तनधारियों में बार्किंग बियर, सांबर हिरन, डॉग हिरन, चीता, स्लोथ, हिमालयी काला भालू, भारतीय मूल नेवला, ओटर्स, पीली गर्दन वाला मार्टिन, हिमालयी गोरल, भारतीय छिपकली, लंगूर आदि टू मच बहुत सारी इसमें पाई जाती हैं। मछलियाँ भी इसमें पाई जाती हैं, सरीसृप, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, किंगकोरबा, मॉनिटर, लिजर्ड, कछुए, कोबरा, रसेल, सांप, करैत। और वनस्पति में तो बहुत प्रकार के घास फूस और एलिफेंट ग्रास से भरा पड़ा है यह जंगल। सफारी का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे, शाम की सवारी जो है 3 बजे से 5 बजे तक की जाती है।
गर्मियों में इसका समय 6:30 सुबह से 9:30 और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक किया जाता है। इस प्रकार आप एक दिन में यहाँ पर स्टे की भी व्यवस्था है। इसके 4 सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शंस में नाइट स्टे है। नाइट स्टे के दौरान आपको जंगली जानवरों की अधिक दिखने की चांसेस रहते हैं। दिन में अधिकतर जो जंगली जानवर होते हैं वह रेस्ट करते हैं, और जो लोग बहुत शौकीन होते हैं वह यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं। और नाइट स्टे के दौरान इनको जितनी ज़्यादा सफारी की जाती है उतना ज़्यादा यहाँ पर जानवरों के दिखने के चांस रहते हैं। अभी हम लोगों ने इसको दिन में किया था, करीब हमने आफ्टरनून वाला सफ़र किया था। 1 बजे से 4 बजे तक हम इसमें घूम रहे थे। तो इस दौरान हमें हिरन और हाथी और पक्षी, इनके गिद्ध, ये तो कई प्रकार की प्रजातियां दिखी। पर देखिए, जिस नाम के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना जाता है शेर के लिए, वह शेर हमें बाय द हार्ड लक नहीं दिखाई दिया। और हमने जब गाइड से पूछा कि कितना संभावना है शेर को दिखने की, तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ पर 100 में से लगभग 5 या 6 सफारीज़ को ही शेर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही कोई कॉल होती है या कोई पक्षी या कोई भी जानवर एक विशेष प्रकार की आवाज़ शेर के निकालने पे करते हैं, तो उस कॉल को ट्रैक करके देखा जा सकता है कि पहले पता लग जाता है कि शेर आ रहा है। यहाँ पर जो हिरन हैं उनकी बहुत तादाद है, काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पे हिरन, लगभग बताएं कि 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर हिरनों की आबादी है। तो यहाँ पर शेर को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है। तो इससे क्या है कि शेर अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम रेस्ट करता है और कम वॉक वे करता है। इसीलिए इतने ज़्यादा इसमें शेर होने के बाद भी वह कभी आबादी क्षेत्र या आदमियों पे बहुत हमला या उनकी ओर कभी आकर्षित या उनके ऊपर कभी अटैक नहीं करते। तो मेरा मानना ये है कि हमारे देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघों के संरक्षण के लिए लगातार अच्छा काम करता है, और बाघों की संख्या में इन्होंने वृद्धि भी करवाई है। और दूसरों के लिए ये आइडियल भी हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, किस प्रकार एक चैन को पूरी तरह बनाया जाता है। तो दूसरा, यह टूरिज़्म को भी बढ़ावा देता है। यहाँ पर टूरिज़्म भी अच्छा होता है इसकी वजह से। लोगों के जो लोकल लोग हैं उनकी, ये देखिए, यह इस प्रकार के बहुत सारे हिरन हमें देखने को मिले थे, जो कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अपना दिन में घास फूस खाते रहते हैं और घूमते रहते हैं। यह भी एक प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते रहते हैं। जिस प्रकार आज समाज में जंगलों का कटान, जानवरों से उनकी भूमिका छीन रहा है इंसान, उसको देखते हुए यह वाकई में शेर तथा सभी प्रकार की प्रजाति और जंगली जानवरों के लिए स्वर्ग के समान है। यह सफारी होती है जिसमें ओपन जीप में घूमने का एक अलग ही आनंद होता है। एक जंगल के बीच में आप ओपन जीप में घूमते हैं तो उसका बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है उसका कुछ अलग ही। और यह वहाँ पर एक बीच में सफारी के दौरान कैंटीन भी है। इस कैंटीन में आप चाय, नाश्ता, मैगी या हल्का फुल्का कुछ जो आपको पसंद है, रिफ़्रेश, वॉशरूम हो सकते हैं। एक ये बीच में मान लीजिए इंटरमीडिएट, जैसे एक फ़िल्म होती है तो फिल्म के बीच में इंटरवल होता है, तो यह भी एक इंटरवल पीरियड पे होता है। यहाँ पर आप लोगों को रिफ़्रेशमेंट के लिए व्यवस्था है। अच्छा, बीच में बहुत जंगल के बीच में जब आपको कोई भी चीज़, आप पिछले 1.5-2 घंटे से सफ़र कर रहे हों, उससे पहले भी आपने कहीं से सफ़र किया हो, और उसके बाद जब आप आते हैं और आपको यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैगी, क्रीम रोल, चाउमीन, आपको जो भी चीज़ें, चाय, नाश्ता, पानी, इस चीज़ की यहाँ पर उपलब्धता है।
यहाँ से फिर जर्नी एक प्रकार से वापस रिटर्न स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक ऑनवर्ड्स थी, अब यहाँ से जर्नी रिटर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यह लगभग एक जो डे टूर होता है उसका हाफ होती है। अब ये देखिए, ये एलिफेंट ग्रास से भरे हुए जंगल, इनमें बहुत ज़्यादा हाथियों का आवागमन रहता है। गाइड्स ने हमें बताया कि एक बहुत बड़ा हाथियों का हर्डल सुबह ही इस रोड को क्रॉस किया है। तो जो यहाँ पे रहते हैं गाइड्स, इन लोगों को अमूमन अक्सर जानवर देखने को और इनको अनुभव प्राप्त होते रहता है। इनके अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा और हमने ये भी गौर किया कि जंगली जो वन्य जीव हैं उनके जीवन में आज इंसान का कितना अधिक हस्तक्षेप हो चुका है, जिस कारण उनका जीवन की जो शैली है, जो जीवन की जो उनकी पद्धति थी, उस पर कितना उन्हें प्राकृतिक पद्धति को छोड़कर जीना पड़ रहा है, कितनी परेशानियां उन्हें हो रही हैं। सोचिए कि आपकी जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब कोई खलल पड़ता है तो आपको कैसा महसूस होता है। उसी प्रकार इन्हें भी अब व्यवस्था पे खलल डालने पर बहुत असहज महसूस होते होंगे। एक जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आदमी को कुछ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना भी पड़ता है, लेकिन वो एक हद तक, एक सीमा में रहकर किया जाए तो संतुलन बना रहे। प्राकृतिक जीव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्राकृतिक जीवों के बगैर यह प्रकृति कुछ भी नहीं है। इस धरती पर जिस प्रकार हमारा हक है, उसी प्रकार सभी जीवों का, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका पूर्णतया हक है। मानव की विकास श्रृंखला में विकास की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने के कारण जो वन्य जीव हैं और हमारी प्राकृतिक श्रृंखला के कई प्रकार से जीव हैं, जैसे कि गिद्ध हो गए, जो अपव्यय को नष्ट करते हैं, साफ सफाई करते हैं, छोटी चिड़िया गौरैया है, या कोई भी अपशिष्ट को बचाने वाले जो चैन ऑफ द साइकिल के जो सभी ओहदेदार थे। जिम कॉर्बेट के सफ़र के बाद हम देवभूमि एडवेंचर पार्क में भी गए, जहां पर बच्चों ने कुछ एडवेंचर इवेंट्स का आनंद लिया। स्काई साइकिलिंग, स्काई जंपिंग और बहुत प्रकार के इवेंट्स थे, जिसका एक कॉम्बो पैक भी था और एक सेपरेट वो भी था। ये देखिए, हर्षम जोशी स्काई साइकिलिंग, स्टील रोप्स के बीच में एक साइकिल को फिट किया गया और एक उसको नॉर्मल साइकिल के तौर पर चलाया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। इंडिविजुअल को काफ़ी हार्नेस से सिक्योर किया जाता है और जो स्टील्स रोप हैं उनके साथ साइकिल को फुली लॉक्ड अटैचमेंट किया गया हुआ है। इसको करने से बच्चों को काफ़ी अच्छा फील हुआ, बहुत बच्चे खुश हुए और बच्चों ने इसको काफ़ी एंजॉय किया। तो कॉर्बेट पार्क की सफ़र के बाद फिर जब देवभूमि एडवेंचर्स में ये इवेंट्स किए तो बच्चों को काफ़ी प्रसन्नता हुई। जब इनका जो काफ़ी थके हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन जब इन्होंने एडवेंचर्स पार्क में आकर अपना इवेंट्स किए तो उससे बच्चों का एनर्जी लेवल फिर से बिल्डअप हो गया और काफ़ी जोश के साथ फिर से इन्होंने अपने प्रोग्राम किए। ये देखिए, हर्षम ने साइकिलिंग का रिटर्निंग भी बुक किया हुआ था, तो ये साइकिल में पहले नीचे गए और उसके बाद स्काई साइकिलिंग में अपवर्ड भी इसको चलाएंगे। तो ये एक अलग ही इसका आनंद होता है कि आप एडवेंचर्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वो आपकी विल पावर, करेज सिस्टम को इनकरेज करता है।
ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए किस प्रकार से ये साइकिल को सिक्योर किया गया है और रोप के ऊपर, स्टील रोप के ऊपर साइकिल को चलाया जाता है और इसको स्काई साइकिलिंग का नाम दिया है। तो और एक जिप लाइन इवेंट्स भी था जिसमें कि आपकी बॉडी को हार्नेस से सिक्योर किया जाएगा और स्टील रोप के ऊपर आपको हुक करके आपको पुश किया जाएगा। तो वो हमारी नेक्स्ट जो कंटेंट नम्रता जोशी उन्होंने वो किया था स्काईलाइन। अभी वो जाते हुए अपना तैयारी के लिए ये देखिए इन्होंने अपना हेलमेट पहन लिया है, अपना हार्नेस सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स को, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को अप्लाई करते हुए और काफ़ी प्रसन्न लग रही हैं। इनको काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं ये एडवेंचरस इवेंट का हिस्सेदार बन रही हूँ। तो खुशी होना जायज़ भी है, स्वाभाविक भी है कि बच्चों को इससे काफ़ी खुशी होती है। ये आउटडोर एडवेंचर्स के यहाँ पे इवेंट्स थे। तो देखिए किस प्रकार काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जो भी एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्काई साइकिलिंग है, स्काई लाइनिंग है, स्काई डाइविंग है, बहुत यहाँ पे इवेंट्स हैं। पर हमें काफ़ी समय हो गया था तो फिर सभी इवेंट्स को तो नहीं कर पाए। कुछ इवेंट्स किए, जिप लाइन, एक स्काई साइकिलिंग और ये देखिए जिप लाइन्स का बोर्ड, ये पोस्ट, इस पोस्ट में से जो जिप लाइन इवेंट्स को करने वाले हैं उन्हें होल्ड हुक किया जाता है और वहाँ से पुश किया जाता है और वह ग्रेविटेशनल फोर्स से चले जाते हैं। ये देखिए ये एक यहाँ के एम्प्लॉइज़ जो पहले जाते हैं वहाँ पर बच्चे को सिक्योर करने के लिए। किसी भी बच्चे को वहाँ जाने से पहले एक एम्प्लॉय जाते हैं ताकि वो वहाँ पे बच्चे को सिक्योरली हैंडल कर सके। ये कंटेंट ये देखिए, ये नम्रता जोशी, इन्होंने अपना सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन लिया। वहाँ से कॉल हो गई है कि सिक्योरिटी सेफ्टी पर्सन वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी इन्हें यहाँ से पुश किया जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी जिप लाइन में ट्रैवल करते हुए लास्ट एंड पर पहुँचेंगी और इस सफ़र का आनंद लेंगे। तो दोस्तों कैसा रहा जिम कॉर्बेट और एडवेंचर क्लब का सफ़र, ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, बाय।